नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। यह जो वीडियो है यह यूपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सामान्य अध्ययन का पेपर है वह है 30 प्रश्न जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में सामान्य अध्ययन का पूछता है। 30 प्रश्न जीएस से सामान्य अध्ययन से। ठीक है, यह जो प्रश्न पत्र है 28 नवंबर को जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का हमने करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है और यहाँ पे हम 30 प्रश्नों को हल करेंगे। हल करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह जो वीडियो है आप सभी के लिए, जितने भी स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है, चाहे यूपीएससी का हो, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का, साथ ही साथ आपके यह टीजीटी पीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम यह जो है सभी विषयों के लिए है। सभी विषयों में, चाहे वह हिंदी हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी प्रश्न सभी विषयों में यह 30 प्रश्न जरूर से ज़रूर पूछता है। तो यह सभी विषयों के लिए महत्वपूर्ण है, सिर्फ हिंदी वालों के लिए ही नहीं। तो इसलिए इसे ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो पेपर जितना आप हल करेंगे उतना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, पहला प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न जो है हमारा वह है, इसमें उत्तर भी दिया है तो आप सभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्रश्न को आपको यहाँ समझना है, ठीक है, रटना नहीं है। किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन होना कहलाता है। क्या कहलाता है, यहाँ छोटा कर देना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों वाले देख सकते हैं। हम यह वीडियो हिंदी में ही बनाएंगे, आपको जैसे सुविधाजनक लगे आप वैसे पढ़ सकते हैं। सही विकल्प है इसमें डी, आस्थापन 81। ठीक है, प्रस्तारित बीजों के सफल अंकुरण, ठीक है, सफल अंकुरण एवं एक जाली क्षेत्र में उनकी स्थापना को आस्थापन या इक्यासिस कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पौधों के जो अनुक्रमण की प्रक्रिया होती है, ठीक है, पौधों के अनुक्रमण की जो प्रक्रिया होती है वो 9 चरणों में होती है। ठीक, 9 चरणों में होती है। वे 9 चरण होते हैं: न्यूडेशन, माइग्रेशन, अनुकरण, इक्यासिस, इक्यासिस यानी स्थापना, उपनिवेश और एकत्रीकरण, फिर प्रतियोगिता और सह कार्यवाही, फिर आक्रमण, फिर प्रतिक्रिया, फिर स्थिरीकरण। स्थिरीकरण, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा हिंदी टफ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, किसी नए क्षेत्र में नए प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन या स्थापित होना, उसका आस्थापन या इक्यासिस कहलाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में निकट क्षेत्रों से प्रकीर्णन के विभिन्न माध्यमों से फलों या बीजों की अनेक प्रजातियों का नवीन स्थानों पर अनुक्रमण होता है। अनुक्रमण के अंतिम चरण में जिस समुदाय की रचना होती है वह चरमोत्कर्ष समुदाय, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे दिया है बांदीपुर कर्नाटका, पाखल मध्य प्रदेश, सिकारी देवी हिमाचल प्रदेश, दाची गांव जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो एक तरफ हमारा दिया है राष्ट्रीय उद्यान और एक तरफ राज्य दिया है। सही विकल्प हो जाएगा हमारा इसमें बी, पाखल। पाखल जो है वन्यजीव अभ्यारण्य, वह मध्य प्रदेश में नहीं है, बल्कि पाखल कहाँ पे है, तेलंगाना में। ठीक है, पाखल जो है वो तेलंगाना राज्य में है। और जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वह कर्नाटका में है। बांदीपुर देखिए ये सही है। सिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में है, सही है। दाची ग्रामा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, सही है। और जो पाखल है वो तेलंगाना में है, वह मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, यह तेलंगाना के वारंगल शहर से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और पाखल झील के बगल में यह स्थित है, जो कि एक कृत्रिम झील है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में अधिकांश विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके उपयोग पर आधारित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है बी, जीवाश्म ईंधन जलाने से। ठीक है, देश के कुल विद्युत उत्पादन में लगभग 69.23% तापीय, ठीक है, और 15.97% जल विद्युत, 7.85% परमाणु और साथ में
12.95% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है हमारी। ठीक है। तापीय ऊर्जा का बहुत बड़ा भाग कोयले से उत्पादित होता है, क्योंकि कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। अतः वर्तमान में अधिकांश विद्युत का उत्पादन जीवाश्म ईंधन के जलाने से प्राप्त होता है। ठीक, उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए। बाकी आप इसके साथ ही साथ जीवाश्म ईंधनों की 69.8, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की 38.5, आणविक ऊर्जा की 1.7 हिस्सेदारी है, सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी है 12.5% और पवन ऊर्जा की 10.2%। ठीक है। अगर हम बात करें कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत विश्व के शीर्ष 5 देशों में शामिल है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा संभाव्यता के मुख्यतः कितने स्रोत हैं? घटते हुए क्रम में अगर हम देखेंगे तो सबसे घटते हुए क्रम में पवन ऊर्जा, ठीक, उसके उपरांत सौर ऊर्जा, उसके उपरांत बायोविद्युत या फिर कृषि अपशिष्ट या सह उत्पाद बगासी, ठीक है, जिसको हम आणविक या नवीन ऊर्जा जीवाश्म कह सकते हैं, फिर कचरे से बिजली इत्यादि। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्रम है, आप इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। जीवाश्म, सबसे ज़्यादा जीवाश्म ईंधनों से ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इटाई बीमारी निम्नलिखित में से किस रसायन से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, कैडमियम। कैडमियम रसायन के कारण शरीर में इटाई नामक रोग या बीमारी हो जाती है। कैडमियम के प्रदूषण से यह होता है। जब कैडमियम शरीर की सुरक्षात्मक स्तर में ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाता है तो यह रोग होता है। इस बीमारी का नाम 1912 ईस्वी में जापान के टोयमा प्रांत में स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया था। जापान में इस बीमारी को मान्यता 4 बड़े प्रदूषक रोगों के रूप में दी गई थी। ठीक है। कैडमियम क्या है? कैडमियम जो होता है एक भारी प्राकृतिक जहरीली धातु होती है। यह मानव कैंसर कारक के रूप में एक बहुत ही विषैला औद्योगिक एवं पर्यावरण प्रदूषक के भी रूप में है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फैजी। ठीक है। किसने किया था? फैजी ने किया था। लीलावती का मुगल काल में अबुल फैजी, इनका नाम था पूरा, अबुल फैजी ने किया था। और अबुल फैजी ने अबुल फजल की देखरेख में इस पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया। लीलावती क्या है? लीलावती जो है एक गणित का प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है। और लीलावती जो नाम है वो भास्कराचार्य की पुत्री का नाम है और उन्हीं के नाम पर इन्होंने पुस्तक का नाम रखा था। पुस्तक में गणित के सूत्र और प्रश्नोत्तर लीलावती को संबोधित करते हुए लिखे गए हैं। इस पुस्तक में अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति के प्रश्नोत्तरों का विवेचन है। अबुल फजल ने की बात करें तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। ठीक है। चलिए, और यहाँ पे और बदायूनी की बात करें तो बदायूनी को भारत का ग्रैंड मुफ्ती कहा जाता है। इन्हें तारीख़ बदौनी भी कहा जाता है। ठीक है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी की बात करें तो इन्होंने दिल्ली के सुल्तान मुबारक शाह के शासनकाल में फारसी भाषा में तारीख़ मुबारक शाही लिखा था। ठीक है। उम्मीद है आपको सारे लोग समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अनहैप्पी इंडिया के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। 1928 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है। और ये देखिए, पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी और शेरे पंजाबे जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया है। और लाला लाजपत राय ने पंजाबी, वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। ठीक है। और ये 1928 में ही ये है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए घायल हो गए और जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। और ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। लाला लाजपत राय ने कुछ अन्य किताबें भी लिखी थी, जैसे द स्टोरी ऑफ माई डिस्पोर्टेशन, ठीक है, 1908 में, आर्य समाज 1915 में, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द हिंदूज इम्प्रेशन 1916 में, और इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया 1917 में इन्होंने लिखा था। ये सारी लाला लाजपत राय की पुस्तकें थी।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कूट में हमें बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है और कूट में सही उत्तर देना है। तो क्रम से लगाना है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ सही विकल्प जो है वह है बी। ठीक है, सबसे पहले हमारा वेद आएगा। ठीक, उसके उपरांत ब्राह्मण ग्रंथ, उसके उपरांत अरण्यक, उसके उपरांत उपनिषद, उसके उपरांत वेदांग। ठीक है, चलिए ये क्रम से सारे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे आप देख लीजिए वेद क्या है। ठीक है, वेद में सर्वाधिक प्राचीन क्या है? ऋग्वेद। और इसको वेदों को किसने संकलित किया था? महर्षि कृष्ण वेदव्यायन वेद व्यास ने। ठीक है, 4 वेदों को देख लीजिए आप, इसको पूछ सकता है आपसे। उपनिषद देख लीजिए, आरण्यक क्या है? आरण्यक और वेदांग क्या है? वेदांग 6 होते हैं, उपनिषदों की संख्या 108 है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न हम। जियोग्राफिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, जियोग्राफिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, टॉलमी। 150वीं ईस्वी में अब लिखी गई अपनी पुस्तक जियोग्राफिया में टॉलमी ने दूसरी शताब्दी के रोमन साम्राज्य में दुनिया के भूगोल के बारे में सभी ज्ञान का वर्णन एवं संकलन किया है। इस पुस्तक को मुख्यतः 8 भागों में इन्होंने लिखा है, जिसमें ठीक है 8 भागों में यह खंडित है। ठीक, आगे आप देख सकते हैं इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी थी। ग्रही सिद्धांत और एनेलिमा, अल्मागेस्ट, प्लैनेट हाइपोथेसिस, गाइड टू गजेटी, 8 खंडों में। ठीक है, चलिए टेराबिप्लोस इत्यादि थी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी सिल्क ऑफ षड्यंत्र से संबंधित था? देखिए इस प्रश्न को देखिए तारांकित किया गया है, पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है एक तरीके से बी, आबेदुल्ला सिद्दीकी। ठीक है, आबेदुल्ला सिद्दीकी से संबंधित है। इस षड्यंत्र का आयोजन वर्ष 1913 से 1920 के बीच देवबंदी नेताओं और क्रांतिकारियों जैसे मौलाना अबेदुल्ला सिद्दीकी, मौलाना बरकतुल्लाह द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तुर्की, शाही जर्मनी और अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करवाना। ठीक, रेशमी रुमाल आंदोलन क्रांतिकारियों के एक समूह का प्रयास था। यही सिल्क पत्र षड्यंत्र, जिसमें से अधिकतर क्रांतिकारी देवबंद के दारुल उलूम से संबंधित थे। ठीक है, हमने बता दिया। और अगस्त 1916 में रेशम पर लिखे कुछ पत्र अंग्रेजों के हाथ लग गए, इसीलिए इस सिद्धांत का नाम रेशमी रुमाल आंदोलन, सिल्क लेटर षड्यंत्र पड़ गया। ठीक है, यह पत्र सिद्दीकी ने काबुल से भेजे थे और इन्हें मौलाना अबुल हसन को सुपुर्द किया जाना था, जो उस समय मक्का में थे, और वही पत्र पकड़ लिया गया था। ठीक है, ये आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। यह प्रश्न देखिए यहाँ पे आबेदुल्लाह सिद्दीकी जो नाम दिया है, आबेदुल्लाह सिद्दीकी नहीं रहेगा, उबेदुल्लाह। यहाँ नाम में थोड़ा सा अंतर है, उबेदुल्लाह नाम है उनका, उबेदुल्लाह उबेदुल्लाह नाम है, इसी वजह से यह प्रश्न आयोग ने हटा दिया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सही तो भी होगा लेकिन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसलिए इसे हटा दिया गया था। लेकिन आप नाम याद रखिएगा, उबैदुल्लाह, आबेदुल्लाह सिद्दीकी नहीं, उबैदुल्लाह सिद्दीकी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से सरकारिया आयोग का एक सदस्य था, कौन? तो सही विकल्प हो जाएगा सी, डॉक्टर SR सेन। ठीक है, सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसका गठन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों पर केंद्र राज्य संबंधों की जांच करना और इस संबंध में उचित परिवर्तन एवं प्रमाणिक सिफारिशें प्रदान करना। इस आयोग के सर्वोच्च अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया थे, और अन्य सदस्य B शिवराम और डॉक्टर SR सेन थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है,
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो गया वो डॉक्टर SR सेन। कौन अध्यक्ष था, कौन सदस्य था? तो एक सदस्य था, तो डॉक्टर SR सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सी, ग्राम पंचायत। क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत। ठीक है। जो ग्रामीण स्तर पर एक संरचना होती है शासन की, वह नीचे से ऊपर की ओर अगर हम देखें तो पहले प्रतिनिधि होता है, ठीक है, फिर वहाँ से ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत। ठीक है। तो सबसे निचली जो होगी वो ग्राम पंचायत। ठीक, चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, 83वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। जिस तरह से नगर पालिकाओं और उप नगर पालिकाओं द्वारा शहरी क्षेत्रों का प्रशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। ठीक है। पंचायती राज संस्थाएं 3 हैं, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नई रोशनी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, अल्पसंख्यक महिलाओं से। 2011-12 में इस योजना को तैयार किया गया था। नई रोशनी अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास की योजना इसलिए नाम दिया गया। इसका उद्देश्य सभी स्तर पर सरकारी प्रणालियों, बैंकों और अन्य संस्थाओं के साथ कार्य करने हेतु जानकारी, साधन तथा तकनीकी मुहैया कराकर उसी ग्राम और मोहल्ले में रहने वाली उनकी पड़ोसियों सहित अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाना था। ठीक है। एक तरीके से यह NGO के रूप माध्यम से चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत को दुनिया का स्वर्ग बुलियन गर्त कौन कहते थे? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, रोमन। रोमन जो थे वो भारत को दुनिया का स्वर्ग बुलियन गर्त कहते थे। रोमन सीनेटर यह शिकायत करते थे कि रोम की महिलाएं बहुत अधिक मात्रा में भारतीय मसालों और विलासिताओं का उपयोग करती हैं, जिसके कारण उनके यहाँ का पीला धातु या सोना निकलकर भारत आ जाता है। इसलिए वे भारत को दुनिया का स्वर्ण गर्त कहते थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी, भारतीय स्टेट बैंक को पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था। भारतीय स्टेट बैंक का उद्भव 1806 ईस्वी में हुआ, जबकि बैंक ऑफ कोलकाता बाद में इसे बैंक ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना गया। ठीक है। चलिए, सन 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाने के लिए बैंक ऑफ बंगाल और 2 अन्य प्रेसिडेंटी बैंकों, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे को एकीकृत कर दिया गया। 1955 में जाकर के भारतीय रिजर्व बैंक ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को अपने नियंत्रण में ले लिया और इसके उत्तराधिकारियों के रूप में संसद में एक अधिनियम के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक इसका नाम पड़ा। ठीक है। चलिए, अगर हम कहें तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई है। पहले इसका केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में था, फिर 1937 में स्थायी रूप से बॉम्बे हो गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बाकी आप यहाँ पे इसका विस्तार देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 तक भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न प्रदान किए गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 6। किनको किनको प्रदान किए गए हैं तो देखते हैं हम। तो सबसे पहले 2020 तक 6 लोगों को प्रदान किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 6 लोग कौन कौन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में, फिर राजेंद्र प्रसाद को, फिर जाकिर हुसैन को, फिर BV गिरी को, फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, फिर प्रणब मुखर्जी जी को 2019 में। ठीक है। 2020 तक अभी तक 6 राष्ट्रपतियों को दिया गया। अब हमें याद करना है 2024 तक। ठीक है। ये आप ये डेटा याद रखिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि 2024 तक क्या यही डेटा है या फिर बदल गया है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भारत का अमृत महोत्सव की अवधि है
इस प्रश्न का हमें उत्तर बताइए, सही क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बी, 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023। ठीक है। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए कितने वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की। ये आप बजट नहीं पढ़ेंगे, बजट आप 2023 का पढ़ेंगे, 23-24 का। ठीक है, जो कि हमारे चैनल पर है। और ये प्रश्न को हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये करंट का प्रश्न है और ये आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लियोन मेंडोका किस खेल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, शतरंज से। ठीक है। गोवा भारत के 14 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं लियोन मेंडोका, जिन्होंने इटली में तीसरा और आखिरी नॉर्म हासिल किया। ठीक है। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव इनको मिला हुआ है। ठीक है। ये कितने छोटे हैं, 14 साल 9 महीने 17 दिन के हैं। इतनी सी छोटी सी उम्र में इन्होंने 17वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, शतरंज को जीत करके। ये आप याद रखिएगा। 2022 में भरत सुब्रह्मण्यम 14 वर्ष के 73वें बने थे। ठीक है। और आप अभी 2024 में याद रखिएगा कि शतरंज के में कौन विजेता बना हुआ है। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनवरी 2021 में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया है। तो झांसी में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह है बी, श्रवण स्तर। ठीक है। अवबोध स्तर, विमर्शीय स्तर, स्मृति स्तर, ये तीनों ही शिक्षण के स्तर हैं। श्रवण स्तर शिक्षण का स्तर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मृति, बोध और चिंतन, श्रवण नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे, शोध की किस विधि में कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रयोगात्मक विधि में। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि में कारण एवं प्रभाव के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। इसमें कुछ चरों को नियंत्रित किया जाएगा, कुछ चरों को परिचालित किया जाएगा। ठीक है, और अन्य चरों पर उनके पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा। जबकि जो ऐतिहासिक विधि होती है उसमें बीती हुई घटनाओं का अभिलेखन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है। ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए, प्रयोगात्मक शोध विधि एकल चरण के नियम पर आधारित होती है, इसे अंतर्विधि भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए, एक अच्छी परिकल्पना के निम्नलिखित में से क्या विशेषता है। कूट दिया है, कूट के माध्यम से बताना है। दो, एक है संप्रत्यात्मक स्पष्टता और एक है व्याख्या की परीक्षणीयता। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो जो सही उत्तर होगा वह है सी। यहाँ पे कौन सा दिया है, सी है हमारा दोनों। ठीक है, दोनों ही एक अच्छी परिकल्पना की विशेषता है। ठीक, परिकल्पना किसी भी समस्या के लिए सुझाया गया वो उत्तर होता है जिसकी तर्कपूर्ण वैधता की जांच की जाती है। ठीक है, आप सभी को हाइपोथेसिस के बारे में पता होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होती है। तो हाइपोथेसिस के लिए ये दोनों ही विशेषता हाइपोथेसिस की है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे देखिए, अच्छी परिकल्पना के लिए क्या जरूरी है। उपर्युक्त हल, एकदम क्लियरिटी, सिंपलिसिटी, सरलता, सत्यापनीय, विनिर्दिष्टता, मितव्यता, तार्किक बोधगम्यता, संगतता। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। तो कुशीनगर में। ठीक है,
दिसंबर 2019 में इसका शिलान्यास किया गया फाजिल नगर ब्लॉक में, ठीक है। और यह अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर शिक्षा सेवा ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। यह देश में अपनी पहली तरह का विश्वविद्यालय है जहां पर ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पीएचडी तक की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा है, ठीक। और यहाँ पे प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा सब कुछ ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को मुफ्त में मिलेगी। ये कुशीनगर के कसिया तहसील में बना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए ये सारा दिया हुआ है। अगला है प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या होगा? बी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जो है यह सुमेलित नहीं है। इसका जो स्थापना था वह 1960 में नहीं बल्कि नवंबर 1945 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई, बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1942 में हुई, बिल्कुल सही है, 26 सितंबर 1942। और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना 1969 में हुई, बिल्कुल सही है। जबकि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना नवंबर 1945 में हुई, ना कि 1960 में, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ईमेल सेवा नहीं है? देखिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, नेटस्केप, ठीक है। जीमेल, आउटलुक, याहू मेल ये सभी ईमेल सेवा हैं, जबकि नेटस्केप एक वेब ब्राउज़र के लिए जाना जाता है, ठीक है। ईमेल सेवाएं हैं हॉटमेल, रेडिफ मेल, याहू मेल, जीमेल, एनआईसी ईमेल, आउटलुक, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। संगणक के संदर्भ में, कंप्यूटर के संदर्भ में जीपीईजी फाइल में होता है। जीपीईजी फाइल में क्या होता है? तो सही विकल्प है डी, ग्राफिक्स होता है, ठीक है। जीपीईजी फाइल्स में ग्राफिक्स होता है, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? जीपीईजी का फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। जॉइंट फुल फॉर्म है इसका फुल फॉर्म है जॉइंट ग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं? तो 2 प्रतीक, 0 और 1, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, 1 पेटाबाइट निम्नलिखित में से किसके लगभग बराबर होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, 1024 टीबी। 1024 टीबी के बराबर होता है, यानी 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। यहाँ पे आप एक चीज़ ये याद रखिए, क्रम इसका सबसे पहले बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको याद होगा। किलोबाइट से आप सब में आप सब में 1024 जोड़ सकते हैं, ठीक है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होते हैं। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। 1 फेटाबाइट में, जो कि पूछा है, 1024 टेराबाइट होते हैं, ठीक है, टेराबाइट होंगे। और फिर 1 एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट होंगे और 1 जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट होंगे और 1 योटाबाइट में 1024 जेटाबाइट होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 1024 का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो विंडोज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जबकि बिंग, गूगल, याहू ये सब जो है नेक्सिस, डीजल पॉइंट, ऑरेकल,
सैप, टेरा टेक्स सूट, ये सब क्या है? एक यूट्यूब, ठीक है, और naukri.com, मतलब कुछ भी, ये सब एक सर्च इंजन है, ठीक है। जबकि विंडोज क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, इपीडी इपीडीमियोलॉजी शब्द किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, सार्वजनिक स्वास्थ्य के अध्ययन से, ठीक है। या महामारी विज्ञान, इसको कहते हैं महामारी विज्ञान, ठीक है। या इपिडेमियोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नए प्रश्न पत्र के लेकर के। जीएस का ही प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे फटाफट, फिर जो हिंदी के बचे हैं हम उन्हें सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।